नमस्कार। मैं पिंटू कनौजिया, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया उत्तर प्रदेश। आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के इतिहास पार्ट से मौर्योत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति भाग 2, जिसमें हम मौर्योत्तर काल में भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि मौर्य काल के पतन तथा मौर्योत्तर काल के उत्थान के बीच में लगभग 500 वर्षों का समय है। यह समय भारत में जहाँ एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल का काल है, वहीं एक तरफ भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं कला के क्षेत्र में अविस्मरणीय काल है। राजनीतिक उथल पुथल का तात्पर्य कि मौर्योत्तर काल में मौर्यकालीन एक अखिल भारतीय साम्राज्य, एक सुसंगठित शासन व्यवस्था जैसी चीज़ें अतीत की चीज़ें हो जाती हैं। इस समय जो भी राज्य भारत में स्थापित हो रहे हैं, उन राज्यों की तुलना हम मौर्यकालीन राज्य से नहीं कर सकते। पिछले वीडियो में हम उन राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त किए थे जिन राज्यों का उत्थान मौर्य काल के पतन के बाद हुआ था और जिनकी स्थापना भारतीयों ने किया था। जैसे मौर्य काल के पतन के बाद शुंग काल, शुंग वंश, कण्व वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, पूर्व में कलिंग के चेदी वंश के विषय में हम जानकारी प्राप्त किए थे। यही वो समय है जब भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। क्योंकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जब भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई है, भारत में राजनीतिक उथल पुथल मचा है, उस समय परिस्थितियों का लाभ उठा के विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया है। मौर्योत्तर काल से पूर्व भी भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे। जैसा कि हम पढ़े थे कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ईरान के हखामनी वंश के दायर वहू या दारा प्रथम ने प्रथम सफलता प्राप्त की थी भारत पर आक्रमण करके। तत्पश्चात यूनान के अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी अर्थात 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद फिर वही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो विदेशियों को प्रोत्साहित करती हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो भारत पे कुछ महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण हुए जिसके विषय में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। भारत पे जो भी आक्रमण हो रहे हैं उत्तर पश्चिम से हो रहे हैं, पश्चिमोत्तर भारत से हो रहे हैं। और मौर्योत्तर काल में ये जो विदेशियों का आक्रमण है, ये मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इन आक्रमणकारियों में सबसे पहले बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक अथवा हिंद यवन, सामान्यतः इनको यवन कहा जाता है। तत्पश्चात मध्य एशिया के शक, ईरान के पहलव तथा चीन के कुषाण। आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले
बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक अथवा हिंद यवन। आइए थोड़ी पृष्ठभूमि में चलते हैं हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर को विश्व विजेता माना जाता है। सिकंदर ने एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की थी। सिकंदर के मृत्यु के बाद सेलुकस उसका उत्तराधिकारी हुआ और सेलुकस का ने भी अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तृत किया था। उसकी साम्राज्य की सीमाएं भारत से लगने लगी थी और वह वही समय था जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, संधि होती है। उस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान का प्रांत प्राप्त होता है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण प्रांत उसको प्राप्त होते हैं: एरिया, अराकोसिया, ज्यूड्रेसिया और पेनिस्टाई, जिसके विषय में जब हम मौर्य साम्राज्य आपको पढ़ा रहे थे, चंद्रगुप्त पढ़ा रहे थे तो बताए थे। बैक्टीरिया और पर्सिया सेलुकस के 2 प्रांत थे। बाद में सेलुकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में पर्सिया तथा बैक्टीरिया दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। बैक्टीरिया के स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। डायोडोटस एक शक्तिशाली शासक था, एक विशेष साम्राज्य की स्थापना किया। डायोडोटस के बाद यूथिडेमस बैक्टीरिया का यवन शासक हुआ। यूथिडेमस ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यूथिडेमस के समय यवन साम्राज्य हिंदू कुश तक पहुंच गया। जैसा कि आप भूगोल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पामीर की गांठ का पश्चिमी विस्तार हिंदू कुश, जो कि अफगानिस्तान में है, से रिलेटेड था। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम था। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस प्रथम ही भारत में यवन साम्राज्य का संस्थापक था। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। यवन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक मिनांडर था, जिसने 160 से 120 ईसा पूर्व में भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया और भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। मिनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बार बार प्रश्न पूछा गया है कि नागसेन तथा मिलिंद या मिनांडर के बीच वार्ता का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा मिलिंद पन्हों। मिलिंद पन्हों इस ओर भी इंडिकेट करता है कि मिनांडर बौद्ध मतानुयायी था। इसकी मुद्राओं पर भी धर्म चक्र का चिन्ह प्राप्त होता है। भारत के आर्थिक सांस्कृतिक उत्थान में, व्यवस्था में यवनों का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, जब हम पुष्यमित्र शुंग पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि पुष्यमित्र शुंग के ही समय में यवनों का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मैंने वहाँ पे आपको ये भी बताया था कि इसका रेफरेंस कहाँ से मिलता है। तो मैंने वहाँ पंतजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम और गार्गी संहिता की चर्चा की थी।
सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सोने के सिक्के जारी किए और साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का श्रेय इन्हीं को है। भारत में नियमित रूप से स्वर्ण सिक्का प्रचलित करने का श्रेय कुषाणों को प्राप्त होता है, लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न पूछे कि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का श्रेय किन्हें है, तो वो इंडो ग्रीक शासकों को ही है। मूर्ति निर्माण की गांधार शैली पर इंडो ग्रीक प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जहाँ पे भी थोड़ा सा इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधार कला पर किसका प्रभाव था, तो वहाँ पे इंडो ग्रीक लिख सकता है, ग्रीक लिख सकता है, यूनानी लिख सकता है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा और सही उत्तर दीजिएगा। भारत में ज्योतिषी भी यूनानियों की देन मानी जाती है। इंडो ग्रीकों के बाद शकों का रेफरेंस प्राप्त होता है। शकों के आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन नाम दिया गया है। सीथियन यह मूलतः मध्य एशिया के रहने वाले थे और ईरान होते हुए भारत पर आक्रमण किए थे। शकों की 5 शाखाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जो अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत तथा उत्तरी दक्कन। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप उपाधि धारण करते थे। शक शासकों की भारत में 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थीं, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला या मथुरा से संबंधित है और पश्चिमी क्षत्रप नासिक एवं उज्जैन से। पश्चिमी क्षत्रप में छहरात वंश नासिक शाखा से रिलेटेड थे। कान्हापान तथा कादरमक वंश का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। देखिए, यहाँ रुद्रदामन की बात हो रही है। हमें लग रहा है कि आप लोग रुद्रदामन के नाम से परिचित होंगे, क्योंकि जब हम आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहे थे और जब मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था बता रहे थे, उसी समय हम रुद्रदामन के विषय में चर्चा किए थे और आपको ये भी बताए थे कि मौर्यों ने सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। रुद्रदामन ने काठियावाड़ के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। यहाँ पर आपको बता दें, इसके विषय में चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर एक बार और चर्चा हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्पगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और आगे आप देखेंगे कि अशोक के सौराष्ट्र के गवर्नर तुशास्क ने उसकी मरम्मत कराई थी। यह तीसरा शासक है रुद्रदामन, जिसके सौराष्ट्र के गवर्नर सुविशाख ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। आगे आपको एक और शासक का नाम मिलेगा गुप्त साम्राज्य में, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के भी एक मंत्री पर्णदत्त के
पुत्र। यहीं पर रुद्रदामन ने प्रसिद्ध संस्कृत भाषा में एक अभिलेख खुदवाया था, जिसे जूनागढ़ का अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख की विशेषता यह है कि इसी अभिलेख के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, फिर अशोक के विषय में और रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के विषय में। यह अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा का भारत में स्थापित पहला अभिलेख है। शकों के बाद हिंद पार्सियन या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पहलवों का आधिपत्य स्थापित हुआ। ये ईरान के रहने वाले थे। भारत में पार्सियन साम्राज्य का संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था, जिसने 171 से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नीज 20 से 41 ईस्वी तक शासन किया है। इसकी शासन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार के लिए सेंट टॉमस नामक व्यक्ति भारत आया था। पार्सियन साम्राज्य के बाद कुषाण वंश। मुरत्तर काल में जो भी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमणकारियों में सबसे महत्वपूर्ण कुषाण वंश के शासक हैं। कुषाणों ने पार्सियन शासन का अंत कर स्वयं सत्ता स्थापित की। ये लोग यूची नामक कबीले से संबंधित थे। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। और इनका मूल स्थान चीन में चीनी तुर्किस्तान था। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की थी, जिसने 15 से 65 ईस्वी तक शासन किया था। इसने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह आक्सस नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये प्रश्न बनता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रहे, कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक बीम कडफिसस है, जिसने 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। बीम कडफिसस भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह प्रथम कुषाण शासक है जिसने सोने के सिक्के जारी किए। यह प्रश्न कई बार पूछा है, पीसीएस में भी कई बार पूछा है कि कुषाणों में प्रथम शासक जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ध्यान तुरंत कनिष्क की तरफ जाता है और हम उत्तर में कनिष्क लिख देते हैं, जो कि गलत है, गलत हो जाएगा। बीम कडफिसस शैव मतानुयायी था तथा यह महेश्वर की उपाधि धारण किया। देखिए, यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि किस तरह भारत में सांस्कृतिक समन्वय हो रहा है, किस तरह ये विदेशी भारत की व्यवस्था में घुल मिल रहे हैं। इसे हम सांस्कृतिक समन्वय के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण लगेगी। बीम कडफिसस शैव मतानुयायी था। इसका रेफरेंस हमें उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों से भी प्राप्त होता है, जिसमें शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। बीम कडफिसस के बाद कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था।
उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा शक संवत चलाया। कनिष्क जहाँ एक तरफ महान साम्राज्यवादी था, वहीं आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में इसने जो उपलब्धियां हासिल की वो भी अविस्मरणीय है। कनिष्क का साम्राज्य अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था। इस बृहद साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए कनिष्क ने अपनी 2 राजधानियां बनाया था, प्रथम पेशावर में तथा दूसरी मथुरा में। कश्मीर भी कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित था और कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, जिसका उल्लेख हमें कश्मीर के महान इतिहासकार कल्हड़ के राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक तथा संपोषक था। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के उत्थान में कुछ महत्वपूर्ण शासकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें हम अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे शासकों की बात कर सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा है। कनिष्क के ही समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं और जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग विस्तृत अध्ययन किए थे कि बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई थी और चारों संगतियों की अपनी अपनी विशेषता थी। तो हम जानते हैं कि ये चौथे बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा इसकी उपाध्यक्षता अश्वघोष ने किया था। और यह वही संगति है जहाँ पे बौद्ध धर्म 2 महत्वपूर्ण शाखाओं महायान तथा हीनयान तथा महायान में बट गया था। कनिष्क पुरुषपुर जो कि पेशावर में है में एक स्तूप का निर्माण कराया था। यह स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। इसके सिक्कों पर भी बुद्ध का अंकन है, जो ये प्रमाणित करते हैं कि कनिष्क की रुचि बौद्ध धर्म में थी। कनिष्क ने कला के क्षेत्र में गांधार एवं मथुरा शैली को संरक्षण दिया। जब हम मरणोत्तरकालीन सांस्कृतिक एवं इतिहास, कला एवं स्थापत्य के विषय में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि गांधार एवं मथुरा शैली क्या है और इनके बीच में क्या अंतर है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श जैसे महान विद्वान तथा चरक जैसे महान चिकित्सक विद्यमान थे। इनके विषय में भी और इनकी उपलब्धियों के विषय में भी हम जब सांस्कृतिक इतिहास पढ़ेंगे तो जानकारी प्राप्त करेंगे। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। प्राचीन काल में रेशम मार्ग बहुत महत्वपूर्ण था। प्राचीन काल में ही नहीं, आज के आधुनिक समय में भी कभी कभी ये चर्चा का विषय बन जाता है। पूरब में चीन से लेकर पश्चिम में रोम तक, जिसके रास्ते में पश्चिमी एवं मध्य एशिया भी आ जाते थे, से व्यापार के लिए एक मार्ग का रेफरेंस प्राप्त होता है जिसको रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम मार्ग नाम इसलिए पड़ा कि ज़्यादातर चीन रेशम का रेशम का निर्यात करता था और भी तमाम चीज़ों का आयात निर्यात इस मार्ग से होता था। इसमें भारत मीडिएटर की भूमिका निभाता था, जिससे भारत को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती थी। कनिष्क का साम्राज्य
अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था जिसमें चीन, मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस नक्शे के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कुषाण साम्राज्य पूरब में काशी अर्थात बनारस से लेके उत्तर पश्चिम में बहावलपुर तक, अफ़गानिस्तान का पूरा क्षेत्र तथा मध्य एशिया में बैक्ट्रिया तथा चीन में कासगर, यारकंद, खोतान तक फैला हुआ था। अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को प्राप्त किया था, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। ये सभी किताबों में मिलता है और ये भी कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं पाटलिपुत्र पर उसके आक्रमण का। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिनमें उसे घुटने तक चोगा एवं भारी जूते पहने हुए दिखाया गया। कनिष्क द्वारा जारी एक सिक्के पर उसे बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। कनिष्क के विषय में और भी बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन हम यहाँ पे समय के अभाव की वजह से बहुत अधिक चर्चा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कनिष्क या कुषाण वंश के विषय में बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। कनिष्क के बाद हुविस्क 106 से 138 ईस्वी ने शासन किया। इसके सिक्के पर भी शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि देवताओं की आकृतियाँ मिलती हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि ये कुषाण वंश के शासक भारतीय धर्म और संस्कृति में घुल मिल रहे थे। इस वंश का अंतिम महान शासक वासुदेव था। इस प्रकार हम भारत पर मौर्योत्तर काल में जो भी विदेशी आक्रमण हुए उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण के विषय में जानकारी, अब तक जो भी आक्रमण हुए उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आपको क्रम भी पता चल गया होगा। भारत पर जो भी शासक शासन कर रहे हैं उनका भी क्रम आपको पता या उसकी जानकारी आपको हो गई होगी। हमारा प्रयास है कि आप लोग इतिहास को समग्रता के साथ समझने का प्रयास करें। आप लोगों की शिकायत भी रहती है कि राजवंशों का नाम, समय हम कैसे याद करें, इसलिए हम इतिहास में कहीं भी गैप स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं और आपको क्रम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो आप हमें विश्वास है कि आप लोगों को हर एक वंश से लेके भारतीय शासकों के विषय में, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कड़ो वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, पूरब में कलिंग के चेदी वंश के विषय में आपको जानकारी हो गई होगी। साथ ही भारत पे जो भी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, जैसे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ईरान के हखामनी वंश, ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में यूनान के सिकंदर, और मौर्योत्तर काल में ये जो 4 आक्रमणकारी हैं, इंडो ग्रीक, शक, पहलो एवं कुषाण, किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं आपको जो सन
जो तिथियाँ दिखाई दे रही हैं उसमें आपको इंटरकनेक्शन दिखाई दे रहा है, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो शासक हैं वह भारत के किसी न किसी हिस्से में छोट में वो शासन कर रहे हैं, इसीलिए जो है उनका जो शासन है उसकी जो तिथि है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो दिखाई दे रही है। आप अच्छी किताबों को, अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो आज हम लोग मौर्योत्तरकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति के दूसरे भाग को देखें, जिसमें भारत पर विदेशी आक्रमण विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। मौर्योत्तर भारत पर एक और वीडियो बनेगा जिसमें मौर्योत्तरकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के विषय में होगा। और वह वीडियो हमको लग रहा है इन दोनों वीडियो से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और शेयर भी करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर इस पर मेहनत हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, तो इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठाएं। धन्यवाद।